चलिए जी आगे करते हैं। आज हम कुछ बेसिक चीजें समझने वाले हैं, ठीक है जी, जो हमारी रिक्वायरमेंट की होती हैं। सबसे पहले देखो, फाइल टैब में जाके, फाइल टैब है ना, ठीक है जी। फाइल टैब में जाके ये देखो बहुत सारी ऑप्शंस आ रही है, ठीक है। ये सबको पता है कि एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है। इधर वेलकम टू एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल, ऐसे छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, दैट्स इट। इधर हमारी रिसेंटली ओपन फाइल्स आती हैं, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव एज। प्रिंट वाला बाद में करेंगे, प्रिंट में काफी सारी चीजें होती हैं, पर इतना तो सबको पता है, ओपन का मतलब, शेयर का मतलब, सेव एज का मतलब, सेव का मतलब, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है। इधर अब आ जाओ ऑप्शंस में, ठीक है जी। लास्ट में फाइल टैब में हमें ऑप्शंस मिलती है। इन ऑप्शंस में सबसे पहले ये वाली दो चीजें देखो, एक है कस्टमाइज रिबन, एक है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अब रिबन पता है सबको क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार पता है सबको क्या होता है। हम इस रिबन को भी एज वेल एज इस क्विक एक्सेस टूल बार को भी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले देखो क्विक एक्सेस टूल बार में देखो, मेरे पास चार ऑप्शंस ऑलरेडी मेरे क्विक एक्सेस टूल बार में है। वो कौन सी है? ऑटो सेव का ऑप्शन है, ठीक है जी। फिर सेव का ऑप्शन है, फिर अंडू है एंड रीडू है। सपोज मुझे कुछ और चीज करनी है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मुझे ये टर्न ऑटो सेव वाले को रिमूव करना है, तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करा जाएगा, ये रिमूव पे क्लिक कर देंगे, वो चीज हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में से रिमूव हो जाएगी। और हमें अगर क्विक एक्सेस टूल बार में कोई दूसरी चीज चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डिलीट सेल्स वाली ऑप्शन को रखना चाहती हूँ, इधर हमारे पास ये जो लेफ्ट वाला पैनल है, इस लेफ्ट पैनल में वो सारी ऑप्शंस होंगी, वो सारे फीचर्स होंगे जो हम क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने एक सिंपल एग्जांपल के लिए डिलीट सेल्स का जो बटन है और डिलीट सेल्स का ऑप्शन जो है उसको यहाँ पे जाके ऐड पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारा वो डिलीट सेल जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट, वो हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन आती है इधर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, कि आप ये जो कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, क्या ये कस्टमाइजेशन सारे ही डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करनी है, या ये जो आपकी करंटली एक्टिव वर्कबुक है सिर्फ और सिर्फ इस पे अप्लाई करनी है, ठीक है जी। तो जैसा भी आपने करना है, मैं फॉर बुक 2 कर रही हूँ, ठीक है जी। करने के बाद जब ऐसे आप स्पेसिफिक बुक से रिलेटेड करते हो, तो आपको सारी की सारी चीजें खुद से सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। और अगर आप डिफॉल्ट वाली सेटिंग रखते हो, तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती ही है सब में, वो ऑलरेडी आपके पास होती है इधर प्रेजेंट, आप उनको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैंने ये सिलेक्ट करा, ओके करा, तो अब देखो मेरे क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, डिलीट सेल्स, अंडू एंड रीडू का ऑप्शन आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है जी, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको पता है कि मुझे मल्टीपल टाइम्स इस चीज की जरूरत होगी, आप क्या कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार को अपनी अकॉर्डिंगली वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यार कस्टमाइजेशन तो मैंने गलत करनी है, तो आप यहाँ पे रीसेट पे भी जा सकते हो, कि मैंने सारी ही क्विक एक्सेस टूल बार की जो है वो सेटिंग्स को रीसेट करना है, कस्टमाइजेशन को रीसेट करना है, या वर्कबुक के अंदर जो भी चीजें हमने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करी थी वो सारी की सारी रीसेट करी, ठीक है जी। ऐसे हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है अपने अकॉर्डिंगली, और हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे सभी हमें उसकी जरूरत हो, ठीक है। देन सिमिलरली हमारे पास ये आता है जो क्या बोलते हैं, रिबन। रिबन के केस में भी हम इस रिबन को भी क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारी की सारी टैब्स दिखाई दे रही है, राइट, बहुत सारी टैब्स है। आप चाहो तो आप अपनी खुद की एक नई टैब भी क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो आप टैब के अंदर कोई ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप के अंदर किसी ऑप्शंस को, किसी फीचर्स को भी ऐड या रिमूव कर सकते हो। अगर देखो आपने नई टैब बनानी है, तो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आ रहा है न्यू टैब का ऑप्शन, ठीक है जी। इस न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो देखो एक न्यू कस्टम नाम की टैब जो है वो क्रिएट हो जाती है।
पर मुझे इसको रीनेम करना है, मैं इसका नाम कुछ और बनाना चाहती हूँ। ये तो ग्रुप हो गया। टैब को सिलेक्ट करना है, टैब को सिलेक्ट करने के बाद फिर रीनेम करना है। अब मैं इसका नाम रख रही हूँ कस्टम टैब। अब ये मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरी शीट के अंदर जो भी मैक्सिमम काम मुझे करने हैं ना, मुझे वो अक्रॉस डिफरेंट टैब से ढूंढ ढूंढ के फिर करने पड़ रहे हैं। मैंने फ्लैश फिल अप्लाई करना है, ठीक है जी, फिर मैंने बोल्ड करना है चीजों को, तो मुझे फ्लैश फिल कहाँ से मिलेगा, डेटा टैब से मिलेगा, ठीक है जी। फिर बोल्ड करना है तो होम टैब से मिलेगा। तो ऐसे मेरा काम जो है वो स्पेसिफिक टैब्स की अक्रॉस क्या है, वो है, ठीक है जी, डिवाइडेड है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अपना एक खुद का टैब बना के, मुझे उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग रखनी है, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग रख ली। फिर मुझे चीजों को सेंटर करना है, मैंने सेंटर वाला ऑप्शन इधर रख दिया। फिर मैं चाहती हूँ कि एक फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट साइज इधर ऐड हो जाए। फिर उसके बाद पेस्ट की ऑप्शन ऐड हो जाए। फिर उसके बाद ये सॉर्टिंग ऐड हो जाए। तो अपने अकॉर्डिंगली देखो, मैंने एक टैब बनाई। जब एक टैब बनाते हैं बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप तो उसमें बन ही जाता है, ठीक है जी। तो मैंने ये सारी की सारी अपनी जो चीजें हैं उस ग्रुप के अंदर रख ली। ओके करेंगे तो जो हमने टैब बनाई है, ये देखो दूसरे नंबर पे आ गई कस्टम टैब। और एक जो ग्रुप बनाया था उस ग्रुप में सारी की सारी चीजें आ गई, ठीक है। ऐसे आप एक जो एग्जिस्टिंग टैब है उसमें से भी चीजों को चेंज कर सकते हो। कि जो मेरी होम टैब यहाँ पे आ रही है ना रिबन के केस में, ये जो होम टैब आ रही है, होम टैब में से मुझे ये एडन्स वाला रिमूव करना है, मुझे एडन्स वहां पे नहीं दिखा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, जैसे भी चाहो वैसे चीजों को वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब मैं ये वाली टैब जो है इसको डिलीट कर देती हूँ, ये जो मैंने कस्टम टैब बनाई थी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ओके करा, तो जैसे हमारी चीजें पहले थी वैसे ही आ, चीजों को ऐड करना है, रिमूव करना है, वो ऐड रिमूव होल टैब भी हो सकती है, टैब के अंदर के ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर की इंडिविजुअल फीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। करके देखो इतना का। एक नई टैब बनाओ जो कि फॉन्ट से रिलेटेड चीजें जो है उसको स्टोर करा रही, वो करा रही होगी। नेक्स्ट इज प्रूफिंग। इस पे अपना व्हाट्सएप ओपन करोगे, वेब पेज है। नेक्स्ट वी हैव प्रूफिंग। प्रूफिंग देखो अब क्या होता है इस प्रूफिंग में। हमारे पास, चलो प्रूफिंग समझने से पहले एक और चीज देखो। मैंने यहाँ पे लिखा ACN, ये खुद ही क्या बन गया, कैन। मैंने लिखा TEH, खुद ही क्या बन गया, द। अच्छा ये नहीं बता, कुछ कुछ चीजें मुझे याद है, सारी नहीं याद। ये देखो अबाउट की स्पेलिंग खुद ही ठीक हो गए। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखना था नेम, मैंने एक्सीडेंटली कैप्स लॉक यूज कर लिया। जो चीज मुझे कैपिटल में लिखनी थी वो मैंने लोअर में लिख दी, जो लोअर में लिखनी थी वो मैंने कैपिटल में लिख दी। अरे ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, ये वाला ऑप्शन डिसेबल्ड होगा। पर देखो क्या है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से ही ठीक हो रही है। अब ये क्या है, और क्या हम इसमें कुछ अपनी तरफ से चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो, ये वाली चीज जो है हमें ये यहाँ से मिलेगी प्रूफिंग से। प्रूफिंग में देखो सबसे पहले हमारे पास आती है ऑटो करेक्ट की ऑप्शंस, ठीक है जी। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम ना चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है। देखो इधर ना बहुत सारी चीजें जो है वो चेक्ड है।
करेक्ट 2 इनिशियल कैपिटल्स चेक कर रखा है, मतलब कि अगर मैं एक्सीडेंटली कुछ वर्ड लिख रही हूँ और मैंने 2 इनिशियल कैपिटल्स कर दिए जबकि होना एक ही था, तो उस चीज को ठीक कर दो। देन कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस, कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज, करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ लॉक कीज, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। ठीक है, तो ये ऊपर वाली ऑप्शंस तो ठीक है, 2 इनिशियल कैपिटल्स को ठीक करना, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस को कैपिटलाइज करना, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर हमारे पास एक और भी चीज आती है, ये देखो, वो है रिप्लेसिंग। अब रिप्लेसिंग के अंदर देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखो अबाउट, ये वाली एग्जांपल मैंने दी थी ना, ABBOUT लिख रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या है, इसमें एक काइंड ऑफ डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसी सी गलत चीज लिखी जा रही है, उसको इस चीज से सही कर दो। ठीक है, अगर बिलीव के स्पेलिंग मोस्ट प्रोबेबली होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाती है आई में आगे कौन सा आएगा, है ना, मुझे खुद हो जाती है बहुत ज्यादा। तो देखो गलत लिख दिया, उसको सही करके ये स्पेलिंग लिख देने हैं, बिलीव की स्पेलिंग गलत लिख दी है, सही लिख देने हैं। ऐसे ना बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास हैं ऑलरेडी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमारे पास हैं। बट देखो अब जरूरी तो नहीं है ना कि जितने हमें चाहिए उतने सारे के सारे यहाँ पे हैं, हम खुद से भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, हम खुद से भी इस डिक्शनरी में हम अपनी तरफ से भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मैं नेटमैक्स टेक्नोलॉजीज का कुछ डेटा वगैरह वो कर रही हूँ, तो मुझे उस नेटमैक्स टेक्नोलॉजीज को बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, नेटमैक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे अगर तो सिंगल रो में लिखना होगा, सिंपली ऑटोफिल यूज कर लेंगे। पर अगर बहुत सारे रैंडम सेल्स में उस चीज को लिखने की जरूरत पड़ रही है, बार बार उसको टाइप करना विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जहां पे उसको एनटी लिखा मिलेगा, रिप्लेस में लिख दिया एनटी, रिप्लेस इट विद नेटमैक्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी, इसको मैंने कर दिया ऐड, ऐड करा, ओके करा। अब इसमें क्या हो जाएगा, whenever मैं यहाँ पे कहीं एंटी लिखूंगी, इट विल ऑटोमेटिकली गेट रिप्लेस्ड विद फुल की वो। ठीक है जी, तो आपको अगर लग रहा है कि कोई चीज आपको अपने डेटा सेट के अंदर बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, आप उसको गलत कर रहे हो, या फिर क्या हो रहा है कि वो बहुत बड़ा वर्ड है, आप उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट वाली ऑप्शंस में जाके उस चीज को ऐड कर सकते हैं। प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में रिप्लेस टेक्स्ट विद व्हाट। ठीक है जी, उसमें क्या कर देना है, उस चीज को ऐड कर देना। ठीक है जी, समझ आ गया इतना। अगली चीज जो हमारे पास यहाँ पे आती है ना, देखो इधर कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं। व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। जो अपर केस में वर्ड्स हैं उनको इग्नोर कर दो, जिन वर्ड्स के अंदर नंबर्स हैं उनको इग्नोर कर दो, ऑटो करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस को, फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स को, कुछ फ्लैग्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, आगे करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी हमारे पास चीजें आती हैं, हम खुद से कुछ कस्टम डिक्शनरीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश की इधर ऐड होती है, खुद से भी डाउनलोड करके। वैसे इस चीज की कम जरूरत पड़ती है, ज्यादा ये ऑटो करेक्ट की पड़ती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रूफिंग होती है, जिसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है जी। अब एक चीज आपने खुद से करनी है, घर जाके ये सेव वाली सारी की सारी चीजें पढ़नी है। ये वाला जो सेव वाला टैब आ रहा है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक क्योंकि अभी इतना तो है नहीं कि सारी अकेली अकेली लाइन पढ़ पढ़ के देखेंगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ये जो सेव वाली टैब है, ये आप खुद से एक बार करके आओ। ठीक है, बाकी ये जो है जनरल के अंदर क्या होता है, जनरल के अंदर भी देखो काफी सारी चीजें हैं कि व्हेन यूजिंग मल्टीपल डिस्प्लेस, जब हम मल्टीपल डिस्प्लेस को यूज करते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट अपीयरेंस करना है या ऑप्टिमाइज फॉर कंपैटिबिलिटी करना है। ठीक है, मिनी टूल बार दिखाना है, क्विक एनालिसिस के ऑप्शंस दिखानी है, लाइव प्रीव्यू दिखाना है, तो ऐसे छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है जी, पर इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी अभी के लिए वो थी प्रूफिंग, फिर कस्टमाइज रिबन, फिर क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना। ठीक है जी,
बाकी हम जैसे जैसे आगे आगे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, इनको भी वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर है जी? नेक्स्ट हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डेटा वैलिडेशन। अब वैलिडेशन किसको बोला जाता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैलिडेशन? रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है जी, कोई और? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैलिडेशन? हमने वो डाटा लिया है, वो हमने करेक्ट किया है, ठीक है। और कोई? वैलिडेशन किसको बोला जाता है? जैसे हमने 0 से लेकर 100 तक नंबर डालते हैं, तो 0 से 100 तक नंबर डालते हैं। ठीक है जी। और अरे यार, इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, जवाब सिर्फ 4 ही आए हैं। वैलिडेशन एक ऐसा वर्ड तो नहीं है ना जो हमने कभी जिंदगी में सुना ही ना हो? इतना मुश्किल तो पूछा ही नहीं मैंने। हाँ, वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि कोई चीज स्पेसिफिक क्राइटेरिया से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, उसी को वैलिडेशन बोला जाता है। ठीक है जी? हम चेक कर रहे हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक, ये कुछ गिवन क्राइटेरिया है, जो भी हमारा डेटा है या जो भी सिचुएशन है, क्या वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया से मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है जी? अब डेटा वैलिडेशन के केस में देखो क्या, 1 मिनट देना मुझे, फिर मैं समझाती हूँ बस। नहीं नहीं, इससे हो जाएगा। क्यों नहीं है सब्सक्रिप्शन? अगर विंडो में दिक्कत भी है ना, कोई बात नहीं, करा देंगे विंडो, तो फिर डेटा नहीं आता। बना रही हूँ, नेम वाला कॉलम बना रही हूँ, एज वाला कॉलम बना रही हूँ। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम आएगी? नेम को मैं 21 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज को मैं -100 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ भी डेटा एंटर कर रहे हैं, वो उस डेटा को भी पिक कर रहा है और हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं दे रहा है। सिस्टम रीस्टार्ट करने एक बार, हो तो गया है। ठीक है जी? तो इस केस में देखो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स के ऊपर डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने का तरीका देखो क्या होता है। मैंने ये सिलेक्ट करके क्या कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। अब मैंने ये पूरा का पूरा अरे यार, मैंने ये पूरा का पूरा कॉलम जो है इसको सिलेक्ट करा। ठीक है जी? यहाँ पे जाके डेटा टैब के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन आती है, दिस वन। डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन आती है। इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा जाएगा तो एक ऐसा सा पॉपअप बॉक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी? तो बाय डिफॉल्ट देखो, बाय डिफॉल्ट सभी सेल्स पे क्या अलाउड होता है, एनी वैल्यू करना, ये कोई भी वैल्यू अलाउड होती है। पर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि मुझे एक होल नंबर चाहिए, मुझे डेसिमल चाहिए, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम। एंड
यहाँ पे आई होप कि आपको कस्टम और लिस्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजें पता है क्या होती है। पता है जी? होल नंबर पता है क्या होता है, डेसिमल पता है क्या होता है। हो गया, ठीक है जी। आप भी करा के देख लेना, उनके तो विंडो में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपका अगर डेटा है तो उसका बैकअप वगैरह ले लो, ठीक है। और भी है कोई जिसके पास एक्सेल नहीं है? आपके पास भी नहीं है? हो गया सही? नहीं हुआ तो डेटा है आपके पास लैपटॉप में? नहीं है? अरे कोई डेटा जो आपको चाहिए होगा, ऐसी कुछ फाइल्स वगैरह है लैपटॉप में? है ऐसी फाइल्स? तो उनका बैकअप ले लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है इससे विंडो करप्ट हो जाती है। तो अगर आपको कराना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है जी। तो आप उन फाइल्स का बैकअप वगैरह ले लेना, तो उसके बाद हम ये कर लेंगे इंस्टॉल, ठीक है। वैसे कल से तो ऐसा ही हुआ है कि मैंने 3 सिस्टम्स पे इंस्टॉल हुआ, सिर्फ एक ही की विंडो करप्ट हुई है, 2 पे सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो अभी सक्सेस रेट 60% से ज्यादा ही है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे एनी वैल्यू से क्या हो जाएगा कि आप एक टेक्स्ट एंटर करा रहे हो, आप अब रोल नंबर है, रोल नंबर ऑब्वियसली एक होल नंबर होगा। मैंने यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक करा, ठीक है जी। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपको होल नंबर भी क्या किसी स्पेसिफिक रेंज के बिटवीन देना है, ठीक है जी। तो इफ मुझे बिटवीन करना है कि हाँ यार इन स्टूडेंट्स का ये जो मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ ना, वो तो रोल नंबर 1 से लेके 1000 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर बिटवीन नहीं करना, नॉट बिटवीन करना है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी ऑप्शन आपने अब मुझे पता है कि रोल नंबर जो है ना वो 0 से लेके 1 से लेके बेसिकली वो 1000 तक की है, ठीक है जी। इतना करके मैंने ओके करा। अब इस सेल के ऊपर ना डेटा वैलिडेशन अप्लाई होगी। जब मैं इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू ट्राई करने का एक ऐसी वैल्यू इनपुट करने का ट्राई कर रही हूँ जो कि हमने डेटा वैलिडेशन में नहीं लिख रखी है, तो हमारे पास ये कुछ आ रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये शीट बनाई है, मुझे यार पता है कि इसके ऊपर मैंने ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई करी है। अब दूसरे बंदे को तो नहीं, थोड़ी ना पता है, मैं किसी को ये शेयर कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, उसको थोड़ी ना पता होगा यहाँ पे क्या डेटा वैलिडेशन अप्लाई करी गई है। तो देखो उस केस में हमें करना क्या है, हमें इस डेटा वैलिडेशन को और भी बेटर बनाना है। और बेटर कैसे बनाना है, यहाँ पे देखो सेटिंग्स के अलावा 2 चीजें हमारे पास आती है, एक आता है इनपुट मैसेज, एक आता है एरर अलर्ट, ठीक है जी। इनपुट मैसेज में क्या होता है, इनपुट मैसेज में क्या, जब भी सेल के ऊपर होवर करा जाएगा, सेल के ऊपर क्लिक करा जाएगा डेटा को इनपुट करने के लिए, तो यूजर को एक मैसेज दिखाया जाएगा। अब वो मैसेज आपने यहाँ पे लिखना है, जरूरी नहीं है टाइटल इनपुट मैसेज दोनों चीजें स्पेसिफाई करनी है, ठीक है जी। पर चलो मैंने यहाँ पे एक टाइटल स्पेसिफाई करा कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया है हमारा रोल नंबर लाइज बिटवीन 1 and 1000। ओके करा, ओके करने के बाद अब देखो क्या हो रहा है, लाइज के स्पेलिंग गलत लिखी है। जब भी इस सेल के अंदर वैल्यू इनपुट करने का ट्राई करा जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसको क्राइटेरिया साइड बाय साइड दिखाई देगा। एवरी टाइम पूरे के पूरे कॉलम के लिए whenever someone will try to input a value into this field, हमेशा क्या होगा, हमेशा उसको ये इनपुट मैसेज जो है वो दिखाया जाएगा, ठीक है जी। समझ आया इनपुट मैसेज। अब एक हमारे पास होता है एरर अलर्ट। 3 फील्ड्स है ना उधर हमारे पास, तो एक तो हो गया, एक जिसके अंदर हमने वैलिडेशन का क्राइटेरिया अप्लाई करना है, सेटिंग्स कि हमारे पास सेटिंग क्या है, क्या चीज हम उधर इनपुट कराना चाहते हैं। दूसरा होता है इनपुट मैसेज, ठीक है। एंड देन हमारे पास तीसरा होता है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में क्या आता है, अब ये जो एरर आपने देखा ना कि वो ऐसे आवाज सी आ रही है हमारे पास, एक
और एक पॉपअप बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा आ रहा है डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, वो एरर अलर्ट होता है बेसिकली। ठीक है जी। अब ये जो एरर अलर्ट्स होते हैं ना, ये भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ये देखो 3 टाइप्स के होते हैं, स्टॉप, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन। एंड बाय डिफॉल्ट जो एरर होता है उसकी टाइप होती है स्टॉप। ठीक है। अब इसमें भी आप प्रॉपरली यूजर को बता सकते हो, एरर मैसेज में लिख दिया इनवैलिड रोल नंबर, was at 1000। ओके करा जी। अब देखो, अब जब भी मैं इनकरेक्ट वैल्यू एंटर करने का ट्राई कर रही हूँ, तो जो भी मैंने अपने एरर अलर्ट में लिखा था, जो हेडिंग लिखा था, टाइटल लिखा था और जो डिस्क्रिप्शन दी थी, वो हमारे पास दिखाई देगी। ठीक है जी। समझ आया क्राइटेरिया सेटिंग्स वाले का, देन इनपुट मैसेज का, देन क्या सही आ रहा है। आपने फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं ना प्रोवाइड करी, यहाँ से आपने बिटवीन सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करी है। ठीक है जी, हो गया। अरे यार इसको क्या बीमारी है। ठीक है जी, हो गया इतना। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इनपुट मैसेज एज वेल एज एरर अलर्ट दिखाने ही दिखाने हैं। ठीक है, हाँ चलो एरर तो हमें दिखाना है जरूर। अब देखो ये थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा ना कि जब भी सेल के ऊपर होवर करा जा रहा है ये चीज दिखाई दे रही है। अगर आप करना चाहते हो कर भी सकते हो, पर अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज तो नहीं ठीक लग रही है, एरर अलर्ट तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि यूजर को एट द एंड पता भी तो होना चाहिए, तो मैंने ना इनपुट मैसेज को शो नहीं कर, एरर अलर्ट को करती है सिर्फ। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या करना चाहते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एरर अलर्ट भी दिखाना है, इनपुट मैसेज भी दिखाना। क्लियर है जी। अब चलते हैं एरर अलर्ट के टाइप्स पे। तो सबसे पहली टाइप जो आती है हमारे पास वो है स्टॉप। ये स्टॉप टाइप क्या करेगी, whenever incorrect value is entered, it will not allow the user to proceed to do any other thing। ठीक है, हमें उस वैल्यू को हटाना ही पड़ेगा, देन ओनली हमारे लिए कुछ और दूसरी चीज करना पॉसिबल होगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो टाइप आता है दैट इज वार्निंग। वार्निंग के केस में देखो क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे इनवैलिड इनपुट एंटर करने का ट्राई करेंगे, हमें एक वार्निंग दी जाएगी कि आपकी वैल्यू जो भी हमने एरर अलर्ट में मैसेज दे रखा होगा वो। अब यहाँ पे ऑप्शन आती है स्टिल हम क्या इसी वैल्यू के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब स्टॉप वाला केस तो हमें आगे कुछ करने दे ही नहीं रहा था, वो वैसे वो मतलब कि कंप्लीटली वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पर वार्निंग वाला क्या करता है, यहाँ पे हमें ये जरूर बता देता है कि हमने एक इनकरेक्ट वैल्यू एंटर करी है, पर उस वैल्यू के साथ हम प्रोसीड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने यस करना है, आप यस कर दो, स्टिल वो वैल्यू इनपुट हो जाएगी। आपने नो करना है तो आपको दोबारा से वो वैल्यू डालने को बोल दिया जाएगा, वो वैल्यू वहां से हटा दी जाएगी। ठीक है जी। स्टॉप और वार्निंग का समझ आया। देन हमारे पास जो तीसरा टाइप होता है ना, जो तीसरा टाइप होता है दैट इज इंफॉर्मेशन। तीसरा टाइप ऑफ एरर अलर्ट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के केस में हमें रोका भी नहीं जाएगा, बस सिर्फ बताया जाएगा कि आप गलत वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, देखो मुझे सिर्फ बताया गया, मैंने एंटर करा, वैल्यू एंटर होगी, पूछा भी नहीं गया कि आप उस वैल्यू के साथ प्रोसीड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। समझ आया जी तीनों का क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है जी इतना। अब सिमिलरली अगर हम टेक्स्ट के केस में जाएंगे, तो टेक्स्ट के केस में जैसे फॉर नंबर्स, होल नंबर्स या फिर फॉर होल नंबर्स के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रही थी, बिटवीन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी आ रही थी। अगर हम डेसिमल सिलेक्ट करते हैं, डेसिमल्स के लिए भी सेम ही चीजें आएंगी। और अगर हम यहाँ पे चलो लिस्ट वाला तो बाद में करेंगे,
डेट पे करते हैं, डेट के लिए भी सेम ही ऑप्शन आएगी, ठीक है जी, कि क्या बिटवीन सम स्पेसिफिक डेट्स करना है। टाइम के लिए करते हैं, टाइम के लिए भी सेम ऑप्शंस। फिर टेक्स्ट लेंथ के लिए करते हैं, इसमें आता है कि आपके टेक्स्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब जैसे मैं नेम बड़ा लगा रही हूँ, अब किसी का नेम एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग्स तो हो गई, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग तो हो गई, ठीक है। तो हम वो लगा सकते हैं कि एक टेक्स्ट आना चाहिए जिसकी लेंथ इतने कैरेक्टर्स हैं या इतने कैरेक्टर्स हैं, आप अकॉर्डिंगली वो चीज कर सकते हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट लेंथ के बाद हमारे पास अगली चीज जो आती है, अब दो चीजें बची हैं, एक है लिस्ट, एक है कस्टम, ठीक है जी। अब इस लिस्ट एंड कस्टम को देखते हैं कि ये चीजें क्या करती है। सबसे पहले आता है लिस्ट। अब मेरे पास ना यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो सपोज मैं यहाँ पे एंटर करा रही हूँ, ठीक है, एंटर नहीं करा रही हूँ, सपोज कर लो सिर्फ, और यहाँ पे उनका कोर्स लिखा जा रहा है, नेटमैक्स का ही डेटा सेट है, ठीक है जी, कि नेटमैक्स में कौन से स्टूडेंट्स अभी करंटली हमारे पास हैं, कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास यार 8 से 10 कोर्सेज अवेलेबल है, इससे ज्यादा थोड़ी ना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि जब भी कोर्स के अंदर वैल्यू इनपुट करी जाएगी, आई हैव सम स्पेसिफिक वैल्यूज, उन्हीं स्पेसिफिक वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू एंटर करी जाए, कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ना एंटर कर दी जाए, उस केस में हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं लिस्ट, ठीक है जी। तो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास इधर ही ऑप्शन आती है लिस्ट। हमने यहाँ पे क्या करना है, सोर्स में जाके जितनी भी वैल्यूज हम अलाउ करना चाहते हैं उनको यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड लिख देना, ठीक है जी। जैसे सबसे पहली वैल्यू मैंने लिख दी डेटा साइंस, देन डेटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, CCNA, डेवऑप्स, ये ऑप्शंस अभी के लिए इतनी लिख रही है, ठीक है। एरर अलर्ट इनपुट मैसेज अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना। जब ऐसा करने पे ओके करते हैं, जब एक लिस्ट लगाई जाती है ना, लिस्ट लगाने से देखो क्या होता है, हर सेल के ऊपर आप एक्टिव करोगे किसी भी सेल को, ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा। इधर आप इस ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब आप एक गलत वैल्यू एंटर करने का ट्राई करोगे, फिर हमारे पास एरर आ जाएगा, जैसा सब एरर आप चाहते हैं, ठीक है जी। ये होता है हमारी लिस्ट का काम, समझ आया जी। करो इतना ट्राई पहले। हो नहीं रहा, अप्लाई नहीं हो रहा। लाइन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है लाइन, इधर ये तो गलत लगाया होगा ना, इसलिए देखो मैंने भी सेम ही लगाया, ठीक लग रहा है। वो डाल दे इसमें दिन डॉट कर दूं फिर, है नहीं कोई डाटा। व्हाट्सएप खोलना, मुझे ना मेरे नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको उसका लिंक भेजू पहले। ठीक है, क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है।
कॉमा लगाया था नीचे? तो फिर मैंने क्या बोला, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कर दिया जी। मैं आपको भेजती हूँ। चलो अब ये लिस्ट को करने का एक तरीका और भी होता है, बस मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। वो करने के लिए काम करो आप सब। वो काम क्या करना है, यहाँ पे इसी शीट के अंदर ना, इधर आप कोर्सेज की लिस्ट बनाओगे कि हमारे पास ये 6 या 7 कोर्सेज अवेलेबल है। एक कॉलम का नाम लिख लो कोर्सेज, यहाँ पे कहीं पे भी राइट पे, और कोर्सेज लिख लो उधर कौन कौन से कराते हो, कौन कौन से हैं मतलब। लिस्ट, यहाँ पे बस कोर्स का नाम लिखना है और इधर 5-6 कोर्सेज लिख लेने हैं, वो इतना सा काम करना है। ओके, इसको रीस्टार्ट करके एक बार चला के देख लेते हैं। काफी सारे फीचर है, कौन सी चीजें बने हुए हैं काम कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हो गया ना, फिल्टर फिल्टर आ गए, एडवांस फिल्टर भी आ गए। ठीक है जी, अब मेरा सक्सेस रेट कितना हो गया, 4 में से 3 सही हो गए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोर्स की लिस्ट बनाने को बोला था, इधर लिख लिए जाएंगे। ये लिख लिए जी। अब सपोज इस कॉलम पे अप्लाई करना है सेम ही चीज, तो इसको करने का दूसरा तरीका क्या होता है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे,
फिर से जाके लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे सोर्स के अंदर मैनुअली 1 by 1 वैल्यूज लिखने की बजाय यहाँ पे क्या कर देंगे, इस रेफरेंस को पास कर दें कि ये हमारे पास कोर्सेज की वैल्यूज अवेलेबल है। ये हम यूज करते हैं जब हमें वैलिडेशन अप्लाई करनी हो ओवर सम कॉलम इन अ शीट, एंड जो वैलिडेशन के लिए वैल्यूज प्रोवाइड करनी है वो वैल्यूज आर प्रेजेंट इन सम अदर शीट, ठीक है जी। तो बार बार यहाँ पे उनको दोबारा दोबारा कॉमा लगा के थोड़ी ना लिखेंगे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेफरेंस पास कर सकते हैं, ठीक है जी। रेफरेंस पास करी, ओके करा, फिर भी हमारे पास क्या हो रही है, सेम ही चीज अप्लाई हो रही। समझ आ गया जी लिस्ट का काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दो, फिर ऐसा नहीं है ना, फिर ऐसा कर सकते हो आप कि उधर आप वो ना लगाओ, स्टॉप ना लगाओ, बस इंफॉर्मेशन लगा दो, ठीक है जी। क्लियर है जी इतनी चीज। बस कुछ नहीं करना, डेटा टैब में जाके फिर से सेम लिस्ट सेलेक्ट करके, पहले हम यहाँ पे खुद से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे रहे थे, अब खुद से कॉमा सेपरेट वैल्यूज नहीं करनी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना। ये पूरी की पूरी लिस्ट को, जितने सेल्स के अंदर वैल्यूज प्रेजेंट है वो वैल्यूज को सिलेक्ट कर देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफरेंस पास हो जाएगी, ठीक है जी। डन है इतना। नेक्स्ट इज कस्टम। कस्टम में देखो क्या होता है। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम बना रही हूँ। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रोल नंबर मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी नाम का या स्टूडेंट आईडी नाम का जो है वो कॉलम बना रही हूँ। और स्टूडेंट की आईडी पता कैसे बनाई जा रही है, STU ये, और यहाँ पे उसका क्या कुछ भी 101 ऐसे, ये फिक्स्ड फॉर्मेट है कि ये जो स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है ना, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, दैट इज कैपिटल STU फिर हाइफन फिर 3 डिजिट्स। अब ऐसे से डेटा वैलिडेशन तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है ना, राइट। हमने कुछ नहीं पढ़ा, या होल नंबर पढ़ा या टेक्स्ट पढ़ा या डेसिमल पढ़ा। अब ये कॉम्बिनेशन आ गया। कॉम्बिनेशन के केस में हम क्या कर सकते हैं, कस्टम अप्लाई कर सकते हैं। पर कस्टम अप्लाई करने के लिए भी हमें क्या आने चाहिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए कि वो कस्टम फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम AI की हेल्प ले सकते हैं इजीली, ठीक है। अब AI को आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, है ना। जब भी हम AI से काम कराते हैं, अगर हम उसको सही से प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो वो हमारा काम भी ठीक से नहीं करके देगा। तो ऐसा करते हैं, ये वाला काम जो है हम ये AI से करवा के देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। AI से हम कुछ चीज अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी पुरानी वैलिडेशन जो है उसको क्लियर कर देते हैं। कहाँ से होती है वैलिडेशन क्लियर, हाँ इधर ही लगाना है एनी वैल्यू, ठीक है जी। ये वैलिडेशन वापस से क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके AI को प्रॉम्प्ट देखती हूँ। क्या प्रॉम्प्ट दिया जाएगा इसको, अरे यार सुबह सुबह भी आपको पता नहीं है, एनर्जी नहीं है आप में आंसर करने की। क्या प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, हम्म, चलो लिखो। सभी AI को प्रॉम्प्ट दो, ये तो काम सब कर सकते हो ना। AI को प्रॉम्प्ट दो, उसको बोलो कि मुझे ऐसी सी डेटा वैलिडेशन लगानी है, मुझे फॉर्मूला चाहिए। और जिसको नहीं प्रॉम्प्ट देना होता वो यहाँ से देख लो। यहाँ पर डेटा वैलिडेशंस,
ये देखो जी, इसने फॉर्मूला क्रिएट करके दे दिया, मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे डेटा वैलिडेशन लगानी है, स्टूडेंट आईडी है, ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये एक सैंपल है और मुझे फॉर्मूला चाहिए। ठीक है जी, तो ये उसने फॉर्मूला दे दिया और उसने लिखा भी है, एज्यूमिंग दैट एक्टिव सेल इज A2, ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है जी, तो अब जब हम A2 पे अप्लाई करेंगे देन यूज ये करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इस चीज को पढ़ना भी आना चाहिए। एडजस्ट इफ योर डेटा स्टार्ट्स एल्सवेयर, अगर आपका डेटा कहीं और से स्टार्ट हो रहा है तो अपने अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर लो। अगर मेरा डेटा ई कॉलम में होगा तो हमें E2 करना पड़ेगा, F कॉलम में होगा F2 करना पड़ेगा। अब मैंने ये फॉर्मूला तो कॉपी कर लिया, सपोज यहाँ पे मैं ये स्टूडेंट आईडी क्रिएट करने वाली हूँ, इधर मैंने ये पूरा सिलेक्ट करा। ठीक है जी, वापस से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर गए, इधर सिलेक्ट करना है कस्टम, कस्टम सिलेक्ट करने के बाद हमसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है और यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद करके देखते हैं कि क्या ये चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं हुई। ठीक है, 3 एंटर करा, नहीं हुआ। 45 4 5 6 करा, ये भी एंटर नहीं हुआ। ठीक है, कुछ ऐसे ही नॉर्मली लिख दिया STU 199, ये भी नहीं हुआ। ये हो, तो उसने हमें सही फॉर्मूला दिया। इवन तो अभी हमें ये फॉर्मूला की कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या करा है, बट स्टिल इसने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ये सारा का सारा फॉर्मूला क्या करता है। और हम इन फ्यूचर इन सभी फॉर्मूलाज को, इन सभी फंक्शंस को देखने वाली है, ये लेफ्ट क्या है, ये लेंथ क्या है, ये इस नंबर क्या है। ठीक है जी, और यहाँ पे स्टेप्स भी दिए गए हैं कैसे इनको क्या करना है, अप्लाई करना है, एंड एग्जाम्पल्स भी दी गई। ठीक है जी, तो ऐसे कभी भी हमें AI की जरूरत पड़े तो हम उसको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे के अपना काम उससे करवा सकते हैं। सभी ये वैलिडेशन सेम अप्लाई करके देखो, AI से फॉर्मूला जनरेट करा के अभी, और अगर किसी की नहीं अप्लाई हो रही फिर वो भी मुझे बताओ कि नहीं अप्लाई हो रही है। कुछ भी लिख दो अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में ही लिख दो। कर लिया अप्लाई सबने? किसी के प्रॉब्लम आ रही हो ना अप्लाई हुआ हो? हो गया जितना करें आगे। ऑनलाइन कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो मैम। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करने वाले हैं पेस्ट स्पेशल। ठीक है जी, अब नॉर्मली हमने सिर्फ इतना सीखा है कि हम यहाँ से किसी भी चीज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से, दैट्स इट, ये सीखा है हमने। बट पेस्ट के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है जी, अब उनको देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बना रखा है, इधर स्टूडेंट्स के लिए मुझे वर्कशीट भेजनी है, इधर मैंने क्वेश्चन बना रखा है, अप्लाई कंडीशनल
ऐसा कर रखा है। ठीक है जी, इतनी सारी फॉर्मेटिंग करी इस सेल्स पे। अब देखो पहले तो मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हमारे पास देखो कितनी सारी ऑप्शंस आ रही। हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, कंट्रोल+V कर देते हैं, राइट, वो होता है सिंपली पेस्ट। अब इधर ना पेस्ट में बहुत सारी चीजें हमारे पास और भी आती है। कौन कौन सी आती है देखो, एक तो होता है पेस्ट, एक होता है पेस्ट फॉर्मूलाज, ठीक है, एक होता है पेस्ट फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे आती है हमारे पास सिर्फ पेस्ट वैल्यूज, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, फिर हमारे पास आता है फॉर्मेटिंग, फिर हमारे पास आता है लिंक, फिर हमारे पास आता है पिक्चर, फिर हमारे पास आता है लिंक पिक्चर। बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास। ठीक है जी, नॉर्मली देखो अगर मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, अरे यार गलत कॉपी हो गया, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि इसकी फॉर्मेटिंग, इसके अंदर जो भी फॉर्मूला लगाया होगा, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, सारी की सारी चीजें ही मुझे कॉपी करके पेस्ट करनी है। ठीक है जी, whatever the formatting is applied, whatever the formula or function is applied, whatever text is written, whatever the value is, वो सारी की सारी चीजें कॉपी करके एज इट इज क्या कर दो, पेस्ट कर दो। पर इसके अलावा देखते हैं और कौन सी ऑप्शंस आती है। इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे मैं पेस्ट करने का ट्राई कर रही हूँ। पेस्ट करने में एक चीज आ रही है, पेस्ट वैल्यूज, कि सिर्फ और सिर्फ क्या पेस्ट कर दो, वैल्यू को पेस्ट कर दो। इससे जो हमारी फॉर्मेटिंग होगी, जो हमारी जो भी हमने स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर रखी होगी, या जो भी बैकएंड पे फॉर्मूला अप्लाई कर रखा होगा, वो कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। मतलब कोई भी चीज पेस्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो चीज पेस्ट करी जाएगी दैट विल बी वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास आता है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो ये तो हो गया सबसे पहले पेस्ट वैल्यू, इतना चीज समझ आया पेस्ट वैल्यू क्या करता है। अगली चीज देखो, यहाँ पे सपोज एक और शीट बना लूं यार, इसमें ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी। यहाँ पे सपोज मेरे पास ना स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, 3 ही सब्जेक्ट्स लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। अब सपोज यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, वो फॉर्मूला क्या है कि इसको प्लस इसको प्लस इसको, ये तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिख, इसको मैंने फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है जी, अब मैं जब इसको कॉपी कर रही हूँ, सिंपली कॉपी करा, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने से देखो क्या हो रहा है, अच्छा एक मिनट, पहले रेफरेंस फिक्स बनानी पड़ेगी ना इधर के लिए, वो रेफरेंस और ले रहा है। देखो सबसे पहले अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करने की ट्राई कर रही हूँ ना, तो वो वैल्यू क्या ले रहा है, डिफरेंट ले रहा है। अब वैल्यू डिफरेंट लेने का रीजन, क्योंकि वो फॉर्मूला को भी साथ में ही पेस्ट कर रहा है। समझ आया जी, वो वैल्यू को तो करेगा ही करेगा, बट वो एक्चुअली फॉर्मूला को भी पिक कर रहा है, जो उसके पीछे फॉर्मूला अप्लाई करा गया है। तो फॉर्मूला था हमारा A2 प्लस B2 प्लस C2, पर जब उसको आई सेल में करा गया, उसका मतलब है कि उसके पीछे के 3 सेल्स को ऐड कर दो, सॉरी, उसके पीछे के ये 3 सेल्स जो है, इन तीनों के तीनों सेल्स को ऐड करके यहाँ पे लिख दो। ये तो प्रॉब्लम होगी ना, हमें तो एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए थी, पर क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसने उसके साथ साथ उसका फॉर्मूला भी पेस्ट कर दिया, दैट इज व्हाई हमारे पास आ गया एक इशू। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में भी हम यहाँ पे instead of pasting the value, pasting whole thing,
हम यहाँ पे सिर्फ ये चीज सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए एंड नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए, या फिर सबसे जो सोर्स फॉर्मेटिंग में बेसिकली क्या है कि जहां से ये डेटा उठाया जा रहा है उसकी फॉर्मेटिंग हमने उसको सेंटर में करा है ना, तो देखो वो सेंटर में आ रही है चीजें। ठीक है जी। उसके बाद चलो ये ट्रांसपोज वगैरह तो हम बाद में करेंगे। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग आ रहा है कि सिर्फ सोर्स फॉर्मेटिंग ही चाहिए हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, तो देखो सोर्स फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट करना है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे एज इट इज सारी की सारी चीजें जो भी आ रही है हमारे पास वो सारी एज इट इज पेस्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑप्शन अपने लिए सिलेक्ट करना है कि हमें अकेला फॉर्मूला चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, या हमें फॉर्मेटिंग वैल्यू सारा कुछ चाहिए। हमने खुद से सिलेक्ट करना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वैल्यू चाहिए। वैल्यू के साथ जो दूसरी चीज मैं ले सकती हूँ वो है फॉर्मेटिंग, कि जैसी सी जहां से कॉपी करा गया है जो फॉर्मेटिंग उस सोर्स में है सेम ही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आ जाए। तो देखो यहाँ पे इसके इधर अगर देखेंगे तो बैकएंड पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इधर अगर देखेंगे तो फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कॉपी होके पेस्ट हुई है। एंड जो सोर्स की फॉर्मेटिंग थी दैट वाज सेंटर अलाइंड एंड नंबर था डेसिमल्स के साथ, वो वाली चीज कॉपी हो गई। ठीक है जी। ये पेस्ट स्पेशल होता है कि पेस्ट के अंदर सिर्फ हमारे पास सीधी सीधी कंट्रोल वी की ऑप्शन नहीं होती, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हमने फॉर्मेटिंग रखनी है या नहीं रखनी है, हमने फॉर्मूला रखना है या नहीं रखना है, या हमें सिर्फ और सिर्फ उसको एज वैल्यू पेस्ट कर देना है। समझ आया जी? एक सेकेंड दीजिए मुझे। हेलो। उसके बाद ना यहाँ पे हमारे पास ये थोड़े से ऑप्शन आते हैं, पिक्चर पेस्ट एज लिंक्ड पिक्चर, ये आगे हम जाके जब पाइवट टेबल्स करेंगे उसमें समझाऊंगी। ठीक है जी कि ये चीजें क्या होती है, इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है जी इतना? जहाँ तक कोई डाउट किसी हो? ठीक है। अब आपने क्या करना है, आज मैं सिर्फ इतना ही कराऊंगी क्योंकि मैं उनके लैपटॉप पे भी ये कर दूं डाउनलोड। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको प्रूफिंग के बारे में बताया है, ठीक है जी, कस्टमाइजिंग रिबन एंड क्विक एक्सेस टूलबार, चलो वो तो बहुत सिंपल चीज है। एक मैंने आपको बोला था कि जो हमारी कौन सी टैब थी, सेव वाली टैब थी, उसके अंदर पढ़ना है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। डेटा वैलिडेशन के बारे में बताया है एंड पेस्ट स्पेशल के बारे में बताया है। ये सारी चीजों के बारे में आपने थ्योरेटिकली भी पढ़ना है। ठीक है जी, ताकि आप उसकी और इन डेप्थ वो कर सको। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट कल